अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। SSC के नतायज मंगल के रोज़ 11 बजे दिन जारी किए जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीमात बी वेंकटेशम ने नतायज जारी करने का ऐलान किया। नतायज के ऐलान के बाद तलबा वेबसाइट results.bsc.telangana.gov.in के ज़रिए नतायज मुलाहजा कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालीमी साल 2023-24 के लिए MA, MCOM, MSc, MSW, MCJ, MLIB, ISC की तफसीलात जारी की गई हैं। पहले इंटरनल असेसमेंट का आगाज़ 29 अप्रैल से होगा। गरमाई तातीलात 1 मई ता 31 मई होंगी। निशानात को अपलोड करने का काम 3 ता 4 मई किया जाएगा। गरमाई तातीलात के बाद तालीम का दोबारा आगाज़ 1 जून को होगा। दूसरे इंटरनल असेसमेंट 26 जून ता 30 जून होंगे। मार्क्स को 1 जुलाई ता 2 जुलाई अपलोड किया जाएगा। अब बात इंतखाबात की। आम इंतखाबात के सिलसिले में पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। रिटर्निंग ओहदेदारों ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए 625 पर्चे नामजदगियाँ वसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख यानी आज थी। जिन तकरीबन 100 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियाँ वापस ले ली हैं, इसलिए इंतखाबी मैदान में अब 525 उम्मीदवार रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे कम 13 उम्मीदवार आदिलाबाद लोकसभा में इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मेदक पार्लिमानी हल्के में 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि दीगर हल्कों की तफसीलात इस तरह हैं। पेद्दापल्ली में 49, करीमनगर में 33, निज़ामाबाद में 32, जहीराबाद में 26, मलकाजगिरी में 37, सिकंदराबाद में 46, हैदराबाद में 38, चेवल्ला में 46, महबूबनगर में 35, नागर कर्नूल में 21, नलगुंडा में 31, भोनगिर में 51, वरंगल में 48, महबूबाबाद में 25 और खम्मम पार्लिमानी हल्के में 41 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए हैं। आंध्र प्रदेश में जहां पर असेंबली की 175 सीटों के साथ साथ पार्लिमानी इंतखाबात भी होने वाले हैं, वहां 4210 दरखास्तें और 25 लोकसभा सीटों के लिए 731 नामजदगियां मौसूल हुई हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि लोकसभा इंतखाबात उनकी हुक्मरानी पर रेफरेंडम है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत की 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 14 पर कामयाबी का झंडा लहराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है और रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS को वोट हासिल नहीं होंगे। उन्होंने इस बात का अदा किया कि एक खुसूसी कॉरपोरेशन कायम करते हुए किसानों के ज़रूरी कर्ज़ों को माफ़ करने के इक़दाम किए जाएंगे और तमाम ज़मानतों पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला ने एक प्राइवेट तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर बीजेपी दोबारा मरकज़ में बरसर इख्तिदार आती है तो वो यकीनी तौर पर रिजर्वेशन को मनसूख कर देगी। वज़ीर आला ने कहा कि आमदनी में इजाफा करना और गरीबों में तकसीम करना ये हमारी पॉलिसी है। टैक्स चोरी करने वालों पर कंट्रोल और नई सरमायाकारी लाने से तेलंगाना की आमदनी बढ़ेगी। अगर साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज कर्नाटक के राय दहिंदों पर जोर दिया कि अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए तो वो कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने आज कर्नाटक के गुरमटकाल में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम चलाई, जहां से कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तीसरी मियाद के लिए अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में आज़ादी के बाद से अब तक दिए जाने वाले तमाम तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी पर वो RSS के एजेंडे पर अमल करते हुए SC, ST और अक़लियतों के साथ दीगर तबक़ात को दस्तूर के तहत दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देंगे, जिसके बाइस ये तबक़ात समाजी, माशी, तालीमी तौर पर पसमानदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 400 सीटों पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इस अज़ाइम को तमाम तबक़ात मिलकर नाकाम बनाएं और मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में कांग्रेस को इख्तिदार में लाएं, जिससे तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहाँ के अवाम ने कर्नाटक से बीजेपी को 26 सीटों पर कामयाब बनाया था, लेकिन मोदी काबीना में सिर्फ कर्नाटक से एक रुकने पार्लियामेंट को मौका फराहम किया गया। मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान कर्नाटक के लिए कुछ नहीं किया। खुश्क साली के दौर में भी कर्नाटक के कई अहम शहरों बेंगलुरु में पीने के पानी की किल्लत पाई गई। साथ ही उन्होंने
दिल्ली पुलिस की जानिब से उनको भेजी गई नोटिस पर सख्त तनकीद की और कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं उनके खिलाफ मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हालत ये हो चुकी है कि बीजेपी हुकूमत दिल्ली पुलिस का तक इस्तेमाल कर रही है। मोदी जी को हराएंगे। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में, क्योंकि राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किए। कर्नाटक में सरकार बने, तेलंगाना में भी सरकार बने, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी अपना सरकार बनने वाले, केंद्र में भी अपना सरकार बनने वाले। अपने लिए अपना नेता है खड़गे जी है, अपने नेता सोनिया जी है। इसीलिए मेरा गुजारिश यहाँ के सेडम के लोगों को, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बगल के तेलंगाना आपको पता है, मेरा असेंबली भी कोडंगल है। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े मुझे एक आवाज दो, मैं यहाँ हाजिर हूँगा। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े तो सीधा सीधा हैदराबाद चल कर आओ, मैं वहां रहता हूँ। आप लोगों के लिए काम करने के लिए, आप लोगों को मदद करने के लिए हमेशा मैं हाजिर रहता हूँ। यहीं मेरा भाषण खत्म करते हुए मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। जय कांग्रेस। हैदराबाद डीसीसी के सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीट जीतती है तो वो बेरोजगारी से निपटने और हैदराबाद में माशी तरक्की को तेज करने के लिए फैसला कुन इक़दाम करेगी। ये अज़्म बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि रिहायशियों को समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाने की एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। पीर को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने वजाहत की कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने अक्सर इस इलाके को असली हैदराबाद कहा है और उसके बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए कई इक़दाम शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पर रेवंत रेड्डी ने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्टों का ऐलान किया, जिससे तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्को है, जिससे हैदराबाद के पुराने शहर की इक़्तिसादी खुशहाली में मदद मिलेगी। अरे बाबू, अरे जुल्फ़कार, ये फिल करके हमारे को आप निकालिए। हमारा एक दिन तो यहाँ से जीरो आएंगे, मजा रहा है। हमारे एरिया के जिम्मेदार लेके जाता हूँ फिर आपके पास आगे। समीर साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एप्लीकेशन डाले, अरे समय तो, अरे यार, अरे पीछे आओ, एप्लीकेशन लिख के डाले मुजफ्फरनगर में। अरे यार डबल बेडरूम टीआरएस दी फॉर्म डाले आप लोग, डाले फॉर्म। కాంగ్రెస్ పార్టీ 5 స్కీమ్లు ఇచ్చింది తెలుసా మీకేమన్నా? ఇచ్చింది. అలా ఏమేమి ఉన్నాయి తెలుసా? అందులో ఏంటంటే బీజేపీ పార్టీ 1200 సిలిండర్ ఇస్తుంది, మేము 500 రూపాయలకే 700 తక్కువ చేసి 500 సిలిండర్ ఇస్తున్నాం. మీకు 200 కరెంటు ఫ్రీ, ఇల్లు కట్టుకుని 5 లక్షలు, ఇల్లు లేని వాళ్ళకు ఇల్లు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా మరి హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ నాయకులు
అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. మరి మలక్పేట్ నియోజకవర్గంలోని అజంపుర డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ ఆధ్వర్యంలో రాహుల్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ సో వాళ్ళిద్దరికి కూడా అభినాభావ సంబంధం ఉన్నది. దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలందరికీ కూడా అభ్యున్నతికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పాటుపడుతుంది. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏవైతే 6 గ్యారంటీలు స్కీములు ప్రవేశపెట్టారో దాని सीपीएम ने तेलंगाना में सिवाय भुवनगिर के बाकी सभी 16 हलकों में कांग्रेस की तायद करने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में आज सीपीएम कायदीन के एक वफद ने कांग्रेस पार्टी के हल्का हैदराबाद के उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर से मुलाकात की और आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उनकी भरपूर तायद का ऐलान किया। పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో హైదరాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేస్తున్న మహమ్మద్ వలీవుల్లా సమీర్ గారికి సిపిఎం పార్టీ సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉంది. ఇండియా కూటమిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి సిపిఎం పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి నడుస్తూ ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్ పార్లమెంటు పరిధిలో కూడా సిపిఎం శ్రేణులందరూ కూడా అలాగే ప్రజలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి మహమ్మద్ వలీవుల్లా సమీర్ గారికి చేతి గుర్తుపైన ఓటేసి గెలిపించాలని సిపిఎం పార్టీగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. దేశంలో మతోన్మాద బీజేపీని ఓడించాలంటే ఇండియా కూటమి విజయం సాధించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రజలపైన విపరీతమైనటువంటి భారాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ హైదరాబాదు పాత నగరంలో ఎంఐఎం పార్టీ బీజేపీ పార్టీ రెండు కూడా మతం పేరుతో ఓట్లు దండుకొని దశాబ్దాలుగా అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగడం లేదు. అందుకనే ఇక్కడ మారాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, మార్పు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇండియా కూటమి ఈ మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా ముందుకు వస్తూ ఉంది. సమీర్ గారు ఆ రకమైనటువంటి పోరాటం చేస్తారు కాబట్టి వారికి సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు సిపిఎం పార్టీ తెలియజేస్తూ ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా ఓట్లేసి గెలిపించాలని. పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో सीपीएम पार्टी के हैदराबाद के इंचार्ज और सेक्रेटरी अब्बास साहब मौजूद हैं. उनके साथ सारे 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के वर्कर मौजूद हैं, जो इंचार्जेस मौजूद हैं. याकुतपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा, गोशा महल, कारवान, सभी के यहाँ पे जो है सो इंचार्जेस मौजूद हैं. आज ये लोग अपनी तरफ से आगे आए हैं. जैसे ये लोग इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ है. ये आगे अब हैदराबाद के में पार्लियामेंट में अब इनका सपोर्ट मेरे हक़ में, कांग्रेस के हक़ में देना चाहते हैं. और आप लोगों का वादा है कि हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ कैंपेन हो रहा है आप लोगों के वहाँ पे जितने कार्यकर्ता है हमारे कैंपेन में जुड़ते जाएंगे. और जब कांग्रेस और सीपीएम दोनों मिलके इसको एक कामयाब पदयात्रा या कैंपेन बनाएंगे. तो मैं मेरी तरफ से वेलकम करता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि मुझे कांग्रेस पार्टी को अच्छा सपोर्ट. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि आरएसएस तहफ़्फ़ुज़ात के ख़िलाफ़ है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में कांग्रेस ने बयान देने पर आरएसएस को शदीद झटका लगा, इसलिए आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत बाहर आए और बयान दिया. पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब कुछ लोगों ने हैदराबाद बनाने के लिए कहा तो सोनिया गांधी ने इत्तेफाक नहीं किया. माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद को जब यूनियन टेरिटरी बनाने की बात कही गई थी तो सोनिया गांधी ने इत्तेफाक नहीं किया था. उन्होंने कहा कि बीआरएस के कायद केटी रामाराव हैदराबाद को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामिया इलाका बनाने का बयान काफ़ी मज़ा का ख़ैज़ तौर पर दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीसी SC ST के कायदीन इज़्ज़त नफ्स के लिए बीजेपी से बाहर आ जाएं. సర్వేకి వ్యతిరేకంగా అఫిడవిట్ ఇచ్చినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. అలా దేశంలో 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత పెద్ద ఎత్తున మెజార్టీ సాధించి అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా ఇన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకొని ఇప్పుడేమో 400 సీట్లకు మమ్మల్ని గెలిపియమని అడుగుతా ఉంది. ఇది అర్థం చేసుకోలేనంత అవివేకులుగా SC ST బీసీలు లేరు. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి SC ST బీసీలందరికీ ఎప్పుడైతే నరేంద్ర మోడీ గారు 400 సీట్లు కావాలని అడిగిండో ఈ 400 సీట్లు రేపు పొద్దున దేశంలో SC ST బీసీ రిజర్వేషన్లు ఎత్తివేయడానికే అనే ఒక విశ్వాసం, అటువంటి ఒక అనుమానం మాకు కలిగింది. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ 1వ దశ 2వ దశ పోలింగ్ తర్వాత
భారతీయ జనతా పార్టీ తిరోగమన దిశ లోపల పదుల సంఖ్యలో సీట్లు రావనే మాట చర్చ జరుగుతుంటే, నివేదికలు వెల్లడిస్తుంటే ప్రధానమంత్రి స్థాయి హోదాకు తగి గౌరవంగా మాట్లాడాల్సిన అటువంటి పెద్ద ఈ ప్రజాస్వామిక భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నైతికంగా దిగజారుడుగా మారుతున్నట్లేదు. భారతదేశంలో పొద్దున కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఆస్తులన్నీ ముస్లింలకు వస్తారని చెప్తా ఉన్నారు. తండ్రి ఆస్తి కొడుకు రావాలంటే చట్టం ఉంది, విరాసత్ ఉంది, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఉంది. 50 సంవత్సరాల అధికారం ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరి ఆస్తులు పెంపకానికి అవసరమైతే భూములు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది తప్ప ఎవరు ఆస్తి గుంజుకోవడం, ఎవరికి ఇయ్యలేనటువంటి చరిత్ర భారతదేశ జనానికి తెలియదా? దాని తదుపరి మళ్ళీ ఇదే ప్రధానమంత్రి, ఇదే సదరు ప్రధానమంత్రి ఆయన మాట్లాడుతూ